हेलो बच्चों, सो दिस इज योर विशु सर एंड वेलकम टू एडुलर्न क्लासेस। सो ये हमारा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का पार्ट 2 है। आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे कि क्लासेस इतनी लेट क्यों आई, तो थोड़ा सा पैटर्न को बदलना था हमें। लाइक पीडीएफ्स को और अच्छे से अपग्रेड करना था, एक प्रॉपर शेड्यूलिंग करनी थी, जो सारी चीज़ें होने में टाइम लग गया। एंड हाँ, थोड़ा सा मैं भी बिजी था अपने एग्जाम्स के चक्कर में, बट नाउ वी आर बैक। तो इन सब चीज़ों को साइड में रखते हुए अब हम लोग की क्लास रेगुलर रहेगी। हमने पीडीएफ्स को और ज़्यादा डेवलप किया है ताकि आपके लिए आसान रहे नोट्स को कैप्चर करना। हम लोग सीधे पीडीएफ आपके ग्रुप में डाल देंगे ताकि आपको नोट्स आसानी से मिल जाए। ओके, उस नोट्स को पाने के लिए यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, इट्स इन आवर डिस्क्रिप्शन। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। अभी हम लोग ये पार्ट 2 कंप्लीट करते हैं हमारे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस टॉपिक का। ओके, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड फिर हम लोग लास्ट में डिसाइड करेंगे कि अगला टॉपिक कौन सा स्टार्ट किया जाए। ओके, तो देखो, हमने लास्ट क्लास के अंदर कुछ चीज़ें की थी। ओके, जैसे कि हमने केमिकल रिएक्शंस एंड बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशंस किया था, बट अभी थोड़ा सा गो थ्रू करते हैं, काफ़ी टाइम हो गया इसलिए, कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस क्या होता है। ठीक है, मतलब आप ये समझ सकते हैं वो प्रोसेस जनरली जिसके अंदर क्या होता है कि कोई भी नए बॉन्ड का या तो ब्रेक होगा बॉन्ड, ठीक है, या इस ब्रेक होने के साथ कुछ भी नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अगर कोई भी प्रोसेस इसके अंदर बॉन्ड का ब्रेक डाउन होना होता है या फॉर्मेशन होना होता है, ठीक है, ताकि ये दोनों होके एक न्यू सब्सटेंस बन जाए। क्या बन जाए? न्यू सब्सटेंस बन जाए, तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है? आपका केमिकल रिएक्शंस कहलाता है। ओके, अब कोई भी रिएक्शंस होने के लिए कुछ भी चीजें ब्रेक हो रहा है या फॉर्म हो रहा है, तो कुछ ना कुछ उसकी प्रॉपर्टी तो बदलेगी ही बदलेगी, राइट। तो अगर किसी बॉडी के अंदर कोई चीज चेंज होती है तो उसको दो तरीके से डाला जाता है, एक होता है फिजिकल चेंज एंड एक होता है हमारा केमिकल चेंज। ओके, फिजिकल चेंज इज लाइक मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ का क्या होना, आपका पिघल जाना। बट ये प्रोसेस क्या होता है, रिवर्सिबल भी हो सकता है। लाइक अगर बर्फ पिघल गया तो पानी को फ्रीज में डाल देंगे तो बर्फ बर्फ बन जाएगा, राइट। ओके, सो इट्स अ फिजिकल चेंज, बस फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, बट एक्चुअली जो बेस सब्सटेंस होता है वो चेंज नहीं होता है। इससे जो पानी है वो पानी ही रहेगा। कैसे भी हम लोग घूम फिर के उसको पानी बना सकते हैं या वहां से उसको आइस बना सकते हैं। बट वही हम लोग बात करें रस्टिंग ऑफ आयरन की, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड की, तो एक बार अगर दूध से दही बन गया तो हम लोग वापस से उससे दूध नहीं बना सकते हैं। वी कांट फॉर्म द मिल्क। ओके, मिल्क नहीं बनेगा। सेम वही, आयरन का रस्ट हो गया एक बार तो आयरन खराब, वापस से अब इसको अनरस्ट नहीं किया सकता है। ओके, तो ये चीजें होती है हमारी केमिकल रिएक्शंस, केमिकल चेंजेस। ओके, अब जो भी केमिकल रिएक्शंस होता है, अगर वो केमिकल रिएक्शंस हो रहा है तो मतलब उसके अंदर केमिकल चेंज होगा ही होगा। विदाउट केमिकल चेंज केमिकल रिएक्शंस होना पॉसिबल ही नहीं। ओके, इसके लिए एक चार्ट डाल दिया है मैंने फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज के लिए, कि जो भी चेंज, फिजिकल चेंज मैंने बताया टेम्पररी होता है। अभी बताया कि लिक्विड से आपको सॉलिड बन सकता है, आइस बन गया, वापस से फिर से वो लिक्विड बन जाए, कोई बात नहीं। बट पर ये केमिकल चेंज परमानेंट होता है, रस्टिंग हो गई तो हो गई। मिल्क से अगर कर्ड बनना था तो बन गया, अब दोबारा कुछ नहीं हो सकता उसका। ठीक है, अब ये जो बनेगी वो इंटायरली डिफरेंट फिजिकल होगी और केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी अलग रहेगी। सेम पॉइंट, अब कर्ड बन गया हमारा, अब उसको हम लोग चूड़ा के साथ ही खा सकते हैं ना। अब उसका ऐसा तो नहीं कि बट कर्ड का मैं बैठ के चाय बना लूँ, वो तो नहीं होने वाला है। ओके, सिंपल एग्जांपल से बता रहा हूँ मैं, ठीक है। या कुछ भी चीज़ है, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग H2O कर रहे हैं, H2O का यूज पानी पीने के लिए होता है, ठीक है। लाइक NaCl सबसे बेस्ट एग्जांपल। सोडियम कितना खतरनाक मेटल है, क्लोरीन भी बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बट दोनों मिलके बनता क्या है? सॉल्ट। रोज खाते हैं, बट क्या तुम खुद डायरेक्ट सोडियम डायरेक्ट क्लोरीन खा सकते हो? नहीं, बहुत डेंजरस होता है, नहीं खा सकते हो। ओके, यहाँ पर कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है, बस उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है। ठीक है, आइस को हम लोग वापस से पानी में डाल के पीते हैं, पानी भी ठंडा हो गया, कोल्ड हो गया, और पानी उसके अंदर बढ़ भी गया, तो उसकी प्रॉपर्टी चेंज कहाँ हुई? ओके, इसको सिंपल मेथड से कर सकते हैं रिवर्स। सिंपल सी बात है, आइस को बस बाहर रख दिया, खुद निकलने लगता है। ठीक है, बट इसको रिवर्स करने के लिए फिजिकल मेथड की जरूरत नहीं पड़ती, हमें कुछ ना कुछ केमिकल मेथड लगाना पड़ता है। ठीक है, अलग अलग तरीके से। ठीक है, तब जाके क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है बॉन्ड्स का, काफी मुश्किल होता है। ओके, इसमें एनर्जी का एब्जॉर्ब रिलीज होना हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे कि अब मुझे चेंज करना है तो मैं नॉर्मल भी छोड़ दूँ तो हो जाएगा, बट मुझे जल्दी करना है तो मैं उसको गैस पे चला दूँ आइस को, तो जल्दी पिघल जाएगा। बट यहाँ पर
चेंज होने के लिए एनर्जी का एब्जॉर्ब और रिलीज होना जरूरी है। क्या होता है? जरूरी है। और इन दोनों के ऊपर अभी हम लोग एक पढ़ेंगे कि अलग अलग टाइप के रिएक्शंस होते हैं, कि रिलीज होता है तो उसको हम लोग एक्सोथर्मिक होता है, फिर एक एंडोथर्मिक रिएक्शंस होता है, वो हम लोग आज ही पढ़ने वाले हैं। ओके, तो ये सारी चीजें होती हैं। अभी मैंने आपको पिछले पेज में बताया कि केमिकल चेंज अगर जिसके अंदर होता है उसी को क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। तो केमिकल रिएक्शंस होने के लिए ये केमिकल चेंज होना काफी जरूरी होता है। ओके, दैट्स अ थिंग। अब देखो, अब क्या होता है और आगे चलते हैं हम लोग कि अब लास्ट क्लास में हमने बैलेंसिंग पे देखा था। ठीक है, पहले एक देख लेते हैं केमिकल इक्वेशंस क्या होता है। तो कौसी केमिकल इक्वेशंस कुछ नहीं होता, ये इट्स जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन। क्या ये? रिप्रेजेंटेशन किस चीज का? जो हमारा केमिकल रिएक्शन हुआ है उसका। किसका? तो रिएक्शन का। बोलो सर मतलब क्या रिप्रेजेंटेशन दोनों सेम है क्या? यस, बिल्कुल बच्चे, ये बिल्कुल सेम। ओके, बस होता क्या है, चेंज बस थोड़ा सा है ये कि केमिकल रिएक्शंस हम लोग कहाँ करते हैं? लेबोरेटरी में करते हैं। लैब के अंदर जो हम लोग सामने से करते हैं चीजें, वो क्या हो गया आपका? केमिकल रिएक्शंस हो गया। ओके, बट अगर उसी चीज को हम लोग ने राइट डाउन करना स्टार्ट कर दिया, मतलब उसको अगर हम लोग ने थ्योरी वर्जन में लेके आ गए, तो थ्योरी में ही उसको क्या कहते हैं? केमिकल इक्वेशंस कहते हैं, और कुछ होता नहीं। मतलब प्रैक्टिकल वाली चीजें केमिकल रिएक्शंस कहलाई, थ्योरेटिकल वाली चीजें केमिकल इक्वेशंस कहलाई। राइट, सिंपल। केमिकल इक्वेशंस को दो तरीके से लिखते हैं, एक हो गया वर्ड इक्वेशन, एक हो गया केमिकल इक्वेशंस। राइट, वर्ड को वर्ड के फॉर्म में लिखे, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, वही Mg प्लस O2 क्या हो गया? MgO हो गया। राइट, ऐसी चीजें हो गई। अब इन सबको बैलेंस करते हैं, बिकॉज आपको दिख रहा है यहाँ पर दो O2 है, एक O2 है, दो है, यहाँ पर तो एक ही ऑक्सीजन है, तो फिर ये कैसे हो गया? तो इसके ऊपर यहाँ पर क्या है? बैलेंसिंग। इक्वेशंस को बैलेंस करना मतलब LHS इज इक्वल टू RHS देना। सही भी तो है। अब जितना हम लोग कोई सामान देंगे उतनी ही की चीजें तो होनी चाहिए ना। ऐसा तो नहीं है कि मैं 100 रुपए दे रहा हूँ, सामने वाला मुझे 500 का सामान दे रहा है। नहीं, वो 99 का दे देगा, घपला कर लेगा, पर 101 का नहीं देगा। तो वही बात है यहाँ पर कि अगर हम लोग रिएक्शंस के अंदर जितना एलिमेंट्स दे रहे हैं, तो प्रोडक्ट के अंदर भी उतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए, न ज्यादा न कम। राइट, LH इक्वल टू RHS, और ये दोनों होती हैं, मतलब क्या हो गया? बैलेंस ऑफ इक्वेशन हो जाएगा। सिंपल सी बात, सही भी है ना कि जितना हम लोग रिएक्टेंट कर रहे हैं उतनी चीजें होनी चाहिए। ठीक है, नहीं तो ये कहाँ गया? ओके, राइट। जैसे एक एग्जांपल मैं लास्ट क्लास में बताया था कि लाइक H2 प्लस O2 हम लोग जब मिलाते हैं तो H2O बनता है। ठीक है, बट वही H2 प्लस O2 को हम लोग मिलाते हैं तो H2O2 भी बनता है। H2O2 किसको कहते हैं बताइए? लास्ट क्लास में आपने देखा होगा, नहीं पता? पढ़ लो, एग्जाम आने वाला है। और किसे कहते हैं? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, जून स्टार्ट हो गया, पढ़ना स्टार्ट कर दो, खत्म करना है सिलेबस सितंबर अक्टूबर तक, हार्डली नवंबर तक। ओके, चलो। और यहाँ पर क्या हो गया? बैलेंसिंग नहीं हुआ, तो इसको हम लोग बैलेंस कर देते हैं। कैसे? ऐसे करके। ठीक है, पर कैसे किए वो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया, पार्ट 1 आपको मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पे डाल दूंगा, आप वहां जाके देख सकते हैं बैलेंसिंग। बट अभी एक थोड़ा आइडिया ले लो, होता क्या है। लाइक यहाँ पर अगर हमने रिएक्शंस डाला, ओके, ये हमारा रिएक्शंस था, मैं यहाँ डाल देता हूँ Mg प्लस O2 क्या हो गया आपका? MgO। ओके, यहाँ में देखने को क्या मिल रहा है कि O2 है। क्या है? O2, बट यहाँ पर ऑक्सीजन एक है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर भी Mg एक है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? इस ऑक्सीजन को 2 से क्या करना पड़ेगा? अब मैं ऑक्सीजन को तो चेंज नहीं कर सकता 2 से 1, ठीक है, कि ये तो गड़बड़ हो जाएगा। ओके, तो मेरे पास ऑप्शन क्या पड़ता है कि मैं किसी तरीके से क्या कर दूं? रिएक्शंस को आगे बनाऊं। ओके, मतलब कि मुझे दूसरे साइड मुझे बराबर करना पड़ेगा, बिकॉज अब वो O2 फॉर्म में ही रहता है। ठीक है, क्यों रहता है O2 फॉर्म में, ये हम लोग देखेंगे। एक टाइप्स ऑफ बॉन्ड टॉपिक में अलग से एक बेसिक ऑफ केमिस्ट्री लेके आऊंगा, मैं इसमें बताऊंगा कि दो टाइप के बॉन्ड होते हैं, एक आयोनिक बॉन्ड होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। ओके, तो देखो ऑक्सीजन 2 हो गया, बिकॉज ये कोवलेंट फॉर्म करते हैं अपने साथ रहने के लिए। ओके, तो अब यहाँ पर तो 2 इसको हटा नहीं सकते, वरना स्टेबल नहीं रहेगा, रिएक्शन ही नहीं कर पाएगा। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? यहाँ पर 2 बनाना। अब यहाँ पर इसको MgO2 नहीं लिख सकते, इट्स अ गलत है। ठीक है, कैसे गलत हो गया? क्योंकि अब मैं किसी, फॉर एग्जाम्पल मैं पानी के अंदर ऑक्सीजन तो नहीं मिला सकता, अब ये साथ मिलकर पानी बना हुआ है ना, मुझे अलग अलग तोड़ना पड़ेगा, अलग तोड़ूंगा तब भी यहाँ पर O2 आ सकता है, फिर टूट गया तो पानी कैसा? राइट, अगर यहाँ मैं 2 कर देता ये तो पानी से हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन जाता,
बट ऐसा होता है क्या कि पानी के अंदर ऑक्सीजन जाए हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन जाए? नहीं, नहीं होता। बिकॉज अगर पानी के अंदर या वाटर के अंदर ऑक्सीजन जाते हैं तो वो ऑक्सीजन अलग रहते हैं, H2O अलग रहता है, दोनों मिलता नहीं है। बिकॉज वो एक अलग बॉन्ड बन गया ना, फॉर्मेशन बन गया, राइट? ओके, तो भाई दोस्ती तगड़ी है, ठीक है। अगर किसी को पार्टी देना पड़ेगा तो तुम्हारे दोस्त को भी पार्टी देना पड़ेगा, ठीक है, साथ में, राइट? ऐसा तो नहीं है हाँ तुम चले जाओ, तुम महान इंसान हो, तुम क्या कर सकते हैं बट यूजुअली क्या होता है, इसी तरीके से रहेंगे कि भाई चलो इसको पार्टी देना है तो उसको भी देना ही पड़ेगा, दोनों एकदम बहुत ही जिगरी यार है, तो यही समझ लो। तो यहाँ पर क्या हो गया, 2 हो गया, तो मुझे अब 2 अगर इस तो को देना है तो मुझे इन दोनों को देना पड़ेगा। यहाँ 2 लगा दिया मैंने, ठीक है, मतलब मैंने 2 यहाँ मल्टीप्लाई किया तो इस केस में यहाँ पर भी मल्टीप्लाई किया, तो इस चक्कर में ना चाहते हुए भी मैंने क्या कर दिया, mg को डबल कर दिया, क्या कर दिया, mg को डबल कर दिया, ठीक है। अब देखो तो यहाँ mg भी 2 हो गया, ऑक्सीजन भी 2 हो गया, ऑक्सीजन भी 2 हो गया। अब ये दोनों तो बैलेंस हो गए, पर ये बेचारा ये अनबैलेंस हो गया, तो मुझे अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पर। जैसे मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया 2 mg हो गया, यहाँ भी 2 है, यहाँ पर 2 2 सब जगह बैलेंस हो गया, मतलब ये इक्वेशन का बैलेंस हो गया, राइट? डिटेल में हमने इसको बैलेंसिंग लास्ट वीडियो में किया हुआ, आप उसमें जाके पूरी तरीके से देख लेना, ठीक है। चलिए अब कुछ कुछ पॉइंट्स है जो चैप्टर के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। लाइक अगर कोई केमिकल इक्वेशंस लिखा हुआ है, लाइक Na लिखा हुआ है, ब्रैकेट में अगर S लिख दिया मतलब क्या हुआ कि वो सॉलिड है, ओके। H2O ब्रैकेट में अगर L लिख दिया मतलब क्या है, वो लिक्विड है। गैस हो गया तो गैस हो गया। एक्वस मतलब कुछ चीजें पानी में मिली हुई, जैसे हो सकता है NaCl आपका सॉलिड भी दिखे बहुत रिएक्शंस के अंदर, प्रेसिपिटेट के अंदर पढ़ेंगे हम लोग। NaCl एक्वस दिखे मतलब क्या हो गया कि वो रिएक्शंस बन तो गया है पर वो पानी के साथ मिला हुआ है NaCl, ठीक है, तो वो एक्वस हो गया। प्रेसिपिटेट मतलब कुछ रिएक्शन के अंदर कुछ चीजें बच रही है, इसका मतलब आउटवर्ड मतलब बाहर निकल गया, तो बाहर गैस ही निकलता है, अंदर मतलब बच गई, मतलब क्या होगा, प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट मतलब कि जो रिमेनिंग सब्सटेंस होते हैं उसको प्रेसिपिटेट कहते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे, हमें प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी देखना है थोड़ा सा, ओके। हीट को डेल्टा से करते हैं, सनलाइट को हम लोग एच म्यू करते हैं, फोटोकेमिकल, बट अभी हमें उसको सीधे सनलाइट के रूप में ही हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर के अंदर, ठीक है, कोई दिक्कत करने के बाद नहीं, ओके। अब रिएक्शंस कैसा हो रहा है, टेम्परेचर, ये सब एरो के ऊपर डिपेंड करता है, वो हमारे हाथ में, ओके। अब चलिए, ये तो हमें जानना जरूरी था आगे चैप्टर पढ़ने से पहले। अब देखिए ये कुछ कुछ रिएक्शंस है जो हम लोग देखेंगे आगे, ठीक है, काम के रिएक्शंस रहेंगे, इन सब के ऊपर आएंगे। ये भी आपने देखा होगा, CO2 H2O मिलता है तो क्या बनता है, फूड बनता है हमारे बॉडी के अंदर, फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है वो, ओके। अब देखो ये हमारा आज से पार्ट 2 का मेन पॉइंट, ठीक है, क्या, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। इससे पहले की चीजें हम लोग पार्ट 1 के अंदर पढ़ चुके हैं, ओके। अब हमें क्या करना है, पार्ट 2 के ऊपर फोकस करना है, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के अंदर, कि किस तरीके से टाइप्स ऑफ रिएक्शंस होगा हमारा, क्लियर, गुड। चलिए अब आगे चलते हैं, ओके। चलिए तो द फर्स्ट टाइप ऑफ आवर जो रिएक्शंस होने वाला है वो क्या होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस रहेगा, जिसे कहते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फिर लोग पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में, फिर पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में, फिर पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट, फिर ये तीनों एक साथ पढ़ेंगे हम लोग। डबल डिस्प्लेसमेंट के पास ही हम लोग पढ़ लेंगे एक बार प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एंड देन फिर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में देखेंगे, ओके। तो ये सारी चीजें जो हमें देखनी है अभी, तो सबसे पहला पॉइंट पे चलते हैं सीधे, बिना लेट करते हैं। तो देखिए क्या होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, नाम में ही इसका डिफिनेशन, कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन होना, क्या होना, कंबाइन, कुछ भी चीजें कंबाइन होकर क्या बनाती है, एक बनाती है, 3 या 4 चीजें, कितनी भी चीजें होंगी कंबाइन होकर अगर कोई एक सब्सटेंस बना दे या एक प्रोडक्ट बना दे तो वो क्या कहलाएगी, हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो हमारा डिफिनेशन में ये बोल रहा है, रिएक्शन विच 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कार्बन ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहा है, CO2 बना रहे हैं, ठीक है। हम लोग यूनिवर्सल एग्जांपल H2 + O2 क्या हो गया, 2H2O हो गया, बैलेंसिंग मैंने करके रखा है, ओके। फिर ये बहुत एग्जांपल है, अच्छा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम भी बहुत बार आया हुआ है कि जो क्विक लाइम होता है CaO, जिसको कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, ओके। क्विक लाइम हो गया, और ये कैल्शियम ऑक्साइड क्या हो गया आपका, अगर जब फॉर्म होता है किसके साथ, वाटर के साथ, तो क्या बनाता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड,
जो कि एक्वस। अभी देखो मैंने आपको बताया ना सॉलिड दिखाया, तो सॉलिड, लिक्विड, यहाँ एक्वस मतलब मिक्स है, तो आपको ये सब चीज़ भी ध्यान में रखनी है क्या क्या होती है। ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स मिल के कुछ चीज़ें बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं, मिल के दो चीज़ें बना रहे हैं। एक हम लोग पढ़ेंगे यू कैन से एक्टिविटी Mg+O2 MgO मैग्नीशियम रिबन वाला एक्टिविटी हम लोग पढ़ेंगे। एक्टिविटी क्लास के लास्ट में हम लोग देखेंगे सारी एक्टिविटी एक एक करके देखेंगे। ओके, तो वो चीज़ें। अब देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन यही था, चीज़ों को ज़्यादा लोड में नहीं लेना है, जो चीज़ें सिंपल है उसको एज ए सिंपल फॉर्म में रखना है। ओके, फिर आता है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोज होना मतलब ब्रेक डाउन हो जाना। क्या हो जाना, ब्रेक डाउन। कोई चीज़ें टूट गई, डिकम्पोज हो गई, ठीक है, मतलब कोई एक होगा वो टूट के 2 3 4 5 के अंदर बना होगा, ठीक है, तो ये कहलाती है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि एक सिंगल रिएक्टेंट होगा ब्रेक डाउन टू फॉर्म 2 और मोर प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बने। अब देखो कोई चीज़ को ब्रेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो प्रेशर देना पड़ेगा, नहीं तो हीट देना पड़ेगा। ओके, अब फिजिकली को तो प्रेशर देके तोड़ सकते हैं, ठीक है, बट केमिकल्स के अंदर प्रेशर देना उतना फायदे का नहीं रहता, इसलिए हम लोग ऐसा नहीं कि प्रेशर से हीट, प्रेशर से केमिकल रिएक्शंस नहीं होते हैं, बिल्कुल होते हैं, बट उससे ज़्यादा प्रोडक्टिव रहता है अगर हम उसको हीट देके ब्रेक डाउन करें। ठीक है, तो ब्रेक डाउन करने के लिए हमें इसको किसी तरीके से हीट करना होगा, गर्म करना होगा, तो हम लोग यहाँ पर 3 डिफरेंट प्रोसेस पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे थर्मल, जिसके अंदर क्या हुआ, डायरेक्ट हीट दे दिया हमने। एक क्या पढ़ेंगे हम लोग, फोटोलाइटिक, ठीक है, जिसके अंदर क्या करेंगे हम लोग, सनलाइट का यूज करेंगे। और इलेक्ट्रोलाइटिक आप समझ सकते हो, इसके अंदर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का यूज करेंगे। ठीक है, और अगर इन तीनों की मदद से अगर फॉर्मेशन हो रहा है, ब्रेक डाउन होकर कुछ नए सब्सटेंस का फॉर्म हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा हमारा, सिंपल से बात है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ दैट पार्टिकुलर थिंग। लाइक थर्मल से हो रहा है थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक से हो रहा है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, सनलाइट से हो रहा है तो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, ऐसे ऐसे चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। जैसे याद देखो थर्मल डिकम्पोजिशन। ओके, ये आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है कि फेरस सल्फेट Fe2SO4 को जब हम लोग हीट देते हैं तो वो क्या बन जाता है, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड हो जाता है। सेम लाइमस्टोन, ठीक है, CaCO3, इसको हीट करेंगे तो क्विकलाइम प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, ये आपको देखने को मिलेगा। ओके, फिर लीड नाइट्राइट, नाइट्रेट इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो क्या बनेगा, लीड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन बनता है। ओके, लीड नाइट्रेट को तोड़ते हैं तो। ओके, ध्यान रहे रिएक्शंस आपको 3 में से 1-2 माइंड में रखने हैं, क्योंकि आपको एग्जाम के अंदर अगर आएगा इसको अच्छे से बताने के लिए, तो आपको अगर इसके बारे में लिख रहे हो तो उसके लिए आपको एग्जाम्पल्स भी 1-2 चाहिए। ओके, तो चीज़ों को थोड़ा सा याद तो करना पड़ेगा। ओके, अब देखो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या होता है, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, सनलाइट के अंदर डाल देते हैं चीज़ों को, सनलाइट के अंदर डाल दिए, धूप से खुद गर्म हो गया, बात खत्म, ईजी। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिखा रहा है सिल्वर क्लोराइड को या सिल्वर ब्रोमाइड को। नॉर्मली क्या होता है, रिएक्शंस क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड को जब हम लोग डालते हैं सनलाइट के अंदर, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, ये व्हाइट कलर का फॉर्म क्या आता है आपका, सब्सटेंस रहता है। जैसे इसको सनलाइट के अंदर डाल देंगे, ठीक है, तो ये वापस से सिल्वर बन जाता है, क्लोरीन गैस बन के रिलीज हो जाता है हवा के अंदर। और ये जो क्लोरीन रहेगा, ये जो सिल्वर रहेगा, वो कैसा रहता है आपको, वही सिल्वर कलर का, ग्रे कलर का, ये रहता है व्हाइट कलर का, राइट। अब क्लोरीन होगा तो ब्रोमीन भी होगा, बिकॉज हमें पता है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सबके सब हेलोजन होते हैं, हेलोजन गैसेस होते हैं। ठीक है, नहीं भी पता है तो चैप्टर 4 ऑफ केमिस्ट्री के अंदर हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे, बिकॉज ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ज़्यादा इनका यूज होता है। तो जो अगर क्लोरीन कर रहा है वो ब्रोमीन भी करेगा एंड आयोडीन भी कर सकता है। ठीक है, फ्लोरीन थोड़ा कम करता है, फ्लोरीन के बहुत कम रिएक्शन है, अभी क्लास 12 के अंदर जाके तो आपको बस 1 से 2 रिएक्शंस मिलेंगे बस। ओके, वो भी शायद सिल्वर के साथ ही रिएक्शन है जो भी है उसका। ओके, बट उतना डिटेल में नहीं करेंगे, बस क्लोरीन ब्रोमीन करेंगे, क्योंकि अभी आपको उसी लेवल तक जाना है। तो जब जैसा क्लोरीन सेम ब्रोमीन, ठीक है, दोनों का तरीका सेम होता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, तो देखो AgCl तो AgBr भी यहाँ पर वही है, Ag+Br2 में ही ब्रेक डाउन इसको भी होना है। यहाँ पे ब्रोमीन गैस ही बन के हवा में उड़ता है, पूरा सेम है, बिकॉज ऑल, क्योंकि प्रॉपर्टी सेम होती है सारे हेलोजेंस की। फिर इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन होता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू से डिकम्पोज किया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस के अंदर हम लोग क्या करते हैं, पानी के अंदर क्या कर दिया हमने, 2 रॉड डाल दिए, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज के नेगेटिव चार्ज दोनों को बैटरी से जोड़ दिया। ठीक है, अब जैसे इनके अंदर रिएक्शंस होगा, वाटर इनके मॉलिक्यूल्स के अंदर जाते हैं, इसके मॉलिक्यूल्स पर टकराते हैं, और इसके कारण क्या होता है आपका, ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं H2NO2 के अंदर। ओके, बेसिकली H यहाँ पर ब्रेक डाउन हो जाएगा आपका H2NO2 के अंदर, और इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू ब्रेक डाउन हो जाएगा। ओके,
अब देखो अगला रिएक्शन आता है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाम से लग रहा है आपको क्या करना कि डिस्प्लेस कर दिया गया। क्या कर दिया गया? डिस्प्लेस किया गया। ठीक है। अब कौन किसको डिस्प्लेस करता है? दुनिया जाहिर है हमेशा हाई पावरफुल लोग लो वाले को कर देते हैं। ठीक है। हाई टू लो चीजें होती रहती है। ठीक है। और केमिस्ट्री के अंदर आपको देखने को बहुत मिलेगा कि बहुत सारे दिल टूटते हैं। ठीक है। हर हमेशा हाई पावरफुल वाला रिएक्शंस लो पावरफुल वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिव गर्लफ्रेंड को उड़ा के ले जाता है। जी बेसिकली जहाँ भी आप देखोगे आगे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि जो भी हाईली पावर रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं या मेटल कहते हैं वो क्या करते हैं? ऑलवेज लो रिएक्टिव मेटल्स को डिस्प्लेस कर देते हैं। ओके। और साथ में उसका जो भी सब्सटेंस रहेगा अनायन रहता है उसके अनायन को अपने पास रख लेते हैं। मतलब जैसे डिस्प्लेस कर दिया तो उसके साथ जाके बॉन्ड बना लिया। बॉन्ड बहुत बनता है यहाँ पे। ठीक है। बॉन्ड बहुत बनेंगे दूसरे के बॉन्ड बहुत टूटेंगे। दिल ही टूटना तो जिंदगी में और क्या। अब देखो जो रिएक्टिव एलिमेंट होगा यहाँ पर मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट। देखो यहाँ एलिमेंट की बात क्यों कर रही है? आपको भले ही बस क्या करना है रिएक्टिव मेटल के बारे में पढ़ना है पर क्या होता है आपके नॉन मेटल्स का भी होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो आप पढ़ोगे 11th के पार्ट 2 रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर डिफिनेशन के अंदर क्या है आपको एलिमेंट का यूज किया जा रहा है बस मेटल का नहीं। बट हाँ आपको बस मेटल ही पढ़ना है। ठीक है। लेट्स सी में डाला नहीं कोई बात नहीं। आपको चैप्टर 3 के अंदर ओके एक रिएक्टिविटी सीरीज मिलेगी। ओके जहाँ पर आप जाके सारी चीजों को अंदर देख सकते हैं। ठीक है। जैसे कि आपको ऊपर देखने को मिलता है अलग से पोटेशियम। ठीक है। फिर सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम अल्मोनियम जिंक आयरन। ठीक है। लीड। ठीक है। लीड को पीबी करते हैं एल से नाम है। हाइड्रोजन भी आ जाएगा फिर कॉपर आ जाएगा से फिर वहीं पर गोल्ड सिल्वर भी होते हैं एयू एजी भी होते हैं। तो ये सब तो मैं पता है कि यहाँ एक मरकरी भी होता है सीयू के शायद ऊपर होता है या नीचे होता है डोंट रिमेंबर बट हाँ वहीं पर होता है। ऐसे होते हैं मैंने इसको याद रखा हुआ ऐसे पीएससी मार्जिन पीएससी मार्जिन इसलिए मैंने वहाँ लीड को एल लिख दिया था। ठीक है। और ये सब तो हमें पता है कि जनरली होते हैं हाइड्रोजन रिएक्टिव होता है कॉपर हम लोग घर में यूज होते हैं रिएक्टिव होता है तो थोड़ी यूज करते हैं। ठीक है। गोल्ड भी पहनते हैं सिल्वर भी पहनते हैं ऐसे तो फिर उसके लिए तो उससे आपको ऐसे ही पता चल जाए कि वो क्या है लेस रिएक्टिव है। ओके। तो इसलिए यहाँ पर मैं एल से लीड की जगह लीड लिख दिया था बट याद रखना लीड का पीपी होता है। ओके। तो जो भी हाईली रिएक्टिव वाले होंगे वो क्या करेंगे लो रिएक्टिव वाले को क्या कर देंगे आपको डिस्प्लेस कर देंगे डिस्प्लेस। ठीक है। जैसे ऊपर वाले पोटेशियम ऑलवेज सोडियम को डिस्प्लेस कर सकता है सोडियम मैग्नीशियम कर सकता है ये चीजें होने को मिल जाएगी। ठीक है। जैसे ये देखो आयरन आयरन यहाँ पर है कॉपर सल्फेट देख रहे हो ये इसके बाद की चीजें यहाँ से ऐसे स्टार्ट होगी। तो आयरन यहाँ पर है। ठीक है। कॉपर उसके बाद यहाँ पर सिंपल सी बात है ऊपर है तो वो उसको डिस्प्लेस कर देगा इसको भगा देगा और यहाँ पर सल्फेट के साथ बैठ जाएगा तो कॉपर डिस्प्लेस हो गया। जिंक भी कर देगा बेचारे कॉपर को बहुत लोगों ने भगा दिया प्रेम से दूर कर दिया। CuCl2 कॉपर क्लोराइड था यहाँ पर लीड बन के लीड क्लोराइड बन गया कॉपर आपका। ठीक है। बट रिमेंबर यही होगा ऐसे नहीं होगा। मान लो अगर मैं लिख दूं कि आपका Ca+NaCl। ठीक है। अगर यहाँ पर रिएक्शन करने का दे दूं तो आप ये नहीं कि अब CaCl2 लिख दो नहीं होगा ही नहीं बिकॉज Ca यहाँ पर है Na उसके ऊपर है। लेस वाले मोर को रिएक्टिव नहीं करेंगे ऑलवेज मोर वाले ही लेस को क्या कर सकते हैं डिस्प्लेस कर सकते हैं। तो इस बात का ध्यान दिया जाए एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं ऐसे। ओके। तो इस प्रैक्टिस के लिए मैं आपको ग्रुप में क्वेश्चन डाल दूंगा आप उसके अंदर देखना कि क्वेश्चंस ऐसे आए हुए हैं लैंग्वेज के अंदर होते हैं कि विल रिएक्ट बोल देगा कि रिएक्ट कैल्शियम विद द सोडियम क्लोराइड ओके एंड राइट इट्स रिएक्शंस। तो आपको लिखना पड़ेगा कि नो इट विल नॉट रिएक्ट। ओके। तो इस टाइप से क्वेश्चंस रहेंगे एंड आपको फिर केमिकल रिएक्शंस के अंदर ऐसे लिख के यहाँ पर ये नहीं लिख के यहीं क्रॉस कर देना होगा ही नहीं सीधे बात खत्म। ओके। तो 3 क्वेश्चन दे देंगे 2 होगा 1 नहीं होगा तो आपको वही ध्यान में रखना है भावनाओं में बहना नहीं। ठीक है। अब आता है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उससे पहले हम लोग ध्यान देते थोड़ा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। किसका? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होता क्या है कभी कभी कि जो केमिकल रिएक्शंस होता है अगर वहां पे कुछ ऐसा सब्सटेंस बन जाएगा प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है। जो सॉलिड हो मतलब वो क्या हुआ मिक्स ही नहीं हुआ मुझे दिख रहा है उसको मैं फिल्टर आउट कर सकता हूँ ऐसा बाहर के रूप में दिख रहा है नॉर्मल फिल्ट्रेशन से वो चीजें बाहर निकल जाएगी तो वो क्या कहलाएगा हमारा प्रेसिपिटेट कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रेसिपिटेट।
एंड वो रिएक्शन जिसके अंदर प्रेसिपिटेट मिलेगा क्या कहलाता है, हमारा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, जिसके अंदर फॉर्मेशन ऑफ वाटर इन सॉल्युबल प्रेसिपिटेशन इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। मतलब वाटर के अंदर नहीं मिल रहा है वैसा चीजें होना चाहिए, तभी तो एक्वस भी तो नहीं बना रहा है। जैसे यहाँ NaCl, NaCl आपका एक्वस फॉर्म में, मतलब पानी के अंदर मिला हुआ है, सॉलिड नहीं है, क्या पानी के अंदर मिला हुआ है, इसलिए वो क्या हो गया, हमारा एक्वस फॉर्म हो गया। ओके, तो ये चीज कहलाई है हमारी प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। ओके, अब इसको मैंने क्यों पहले पढ़ाया, बिकॉज प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस एक तरीके क्या होते हैं, आपके डबल डिस्प्लेसमेंट होते हैं। देखो अब दोनों के आपके ये भी चीजें सेम आपको रिएक्शंस जाने होंगे। ओके, मतलब क्या हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर भी क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट ही हो रहा है। क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट ही हो रहा है। बट ना चाहते हुए भी हम लोग क्या लिखते हैं कि रिएक्शन जहां पर डिस्प्लेस कर दिए जाते हैं, दो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स यहाँ पर रिएक्टेंट के प्रोडक्ट के अंदर डिस्प्लेस हो जाते हैं। ओके, क्लियर। बहुत जगह क्या लिखता है, इसका डिफिनेशन नहीं लिखा, तो होता है कि ट्रांसफर ऑफ आयंस हो जाता है बिटवीन रिएक्टेंट्स। ओके, मैं ये लाइन खोज रहा था बट इसके अंदर मैंने नहीं लिखा, कोई बात नहीं, अच्छी बात। तो ट्रांसफर ऑफ आयंस, तो ट्रांसफर ऑफ आयंस क्यों कहते हैं, देखो सोडियम है, ठीक है, बेरिलियम, ओके, Ba, सोडियम सबसे ऊपर होता है, भले इसके अंदर मैंने Ba नहीं लिखा, बट इतना ऊपर है सोडियम, तो उसके आसपास तो बेरिलियम नहीं होगा, मतलब और भी नीचे ही होगा, मतलब सोडियम बेरिलियम को डिस्प्लेस कर सकता है। सोडियम ने इसको डिस्प्लेस करके क्या बना लिया, NaCl बना दिया। ठीक है, दो दो थे तो दो दो हो गए। अब बेचारा ये Ba बचा, ये SO4 बचा, Ba प्लस होगा और SO4 माइनस। ये बोलेंगे भाई ऐसा तो नहीं हूँ मैं बहुत पावरफुल हूँ कि तुम्हारा ख्याल रखूं, बट तुम्हारे पास ऑप्शन भी नहीं है। ओके, तो बोले ठीक है चलो तो अपना ही बॉन्ड बना लेते हैं, ऑप्शन नहीं है तो क्या हुआ, तो ये क्या कर लेते हैं, BaSO4 बना लेते हैं। तो एक्चुअली में रिएक्शंस हुआ नहीं, डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, दोनों ने एक्सचेंज नहीं किया, ऑप्शंस नहीं रहा, NaCl ने बना दिया तो फिर ये Ba प्लस SO4 माइनस हो गया, तो ये BaSO4 बन गया। इसलिए बहुत जगह ट्रांसफर ऑफ आयंस, एक्सचेंज ऑफ आयंस लिखा रहता है बिटवीन रिएक्टेंट्स, तो वो भी सही होगा बिकॉज होता तो है। ठीक है, अब भले जानबूझ के नहीं करते हैं वो, लेकिन होता है रिएक्शंस, तो इसको कहते हैं हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट। तो इसलिए कहा जाता है कि एक ने इसको डिस्प्लेस कर दिया, यहाँ पर ये डिस्प्लेस हो गया, बट ऐसा कुछ नहीं है, एक ही डिस्प्लेसमेंट होता है। ओके, एक हम लोग क्या करते हैं, बचे हुए लोग अपना रिएक्टेंट कर रिएक्शंस कर लेते हैं। ओके, इसलिए इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस भी कहा जाता है। क्लियर। तो ये चारों थे आपके मेन टाइप के रिएक्शंस, जहाँ पर आपने पढ़ा कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, फिर आता है हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। क्या होता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। देखो ऐसा रिएक्शन जहाँ पर क्या हो, ऑक्सीजन का एडिशन हो जाए, ठीक है, और हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाए एक सब्सटेंस के अंदर, तो कहलाता है ऑक्सीडेशन। जैसे यहाँ देखो कॉपर ऑक्सीजन मिलकर CuO बना, ठीक है। अब जब फ्यूचर क्लास में जाओगे तो आपको पता चलेगा नहीं ओनली हाइड्रोजन रिमूवल नहीं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोजन का रिमूवल बोल रहा था मैं, सॉरी, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन नहीं, रिमूवल ऑफ एनी, अगर रिमूवल ऑफ एनी एलिमेंट भी हो रहा है, इसको भी हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। और इसी के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर भी आप लोग पढ़ोगे, कहाँ पे, ये क्लास 11th के रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर के अंदर। वैसे इसको रिडॉक्स रिएक्शन ही कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस को। ओके, 11th में पढ़ोगे, बट अभी के लिए आपको क्या जानना है, बस कि ऑक्सीजन का आपका क्या हो, एडिशन हो जाए या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो जाए। तो हाइड्रोजन रिमूवल से ये बताया जाता है कि अच्छा एक हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है तो कुछ भी हो सकता है। ओके, इसलिए जैसे यहाँ कॉपर ऑक्साइड, तो यहाँ पर हो गया CuO हो गया, वही रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो जाना और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, मतलब यहाँ पर भी एडिशन ऑफ कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, रिमेंबर, वो भी 11th पर हो गया। क्या कहलाएगा आपको, रिडक्शन। जैसे यहाँ देखो CuO था, ठीक है, यहाँ से ऑक्सीजन क्या हो गया, यहाँ पर हट गया, ठीक है, तो यहाँ पर Cu का क्या हो गया, आपका रिडक्शन हो गया। H2 भाई साहब का क्या हो गया, ऑक्सीजन मिल गया उसको, तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ठीक है, रिडक्शन का कोई ऐसे स्पेसिफिक खुद का रिएक्शन होता नहीं है, H2O को ब्रेक करके H2+O2 लिख सकते हैं हम लोग, बट वो डायरेक्टली नहीं होता है, वो किसी तरीके से उसको ब्रेक डाउन किया जाता है, नॉर्मल रिएक्शंस हीट, उसको हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं। ओके, इसलिए यहाँ पर इजी बताने के लिए किया गया, वैसे हम लोग वैसे भी कर सकते हैं, ब्रेक डाउन कर सकते हैं, C+O2 को भी CO2 कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, रिडक्शंस। अब ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन जब एक साथ हो जाएंगे तो कहलाते हैं हमारे रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, जहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रिडक्शन एक साथ, जैसे यहाँ देखो, ठीक है, CuO प्लस H2 दोनों एक साथ हो रहा है, यहाँ पर रिडक्शन हो गया इस प्रोसेस के अंदर, यहाँ क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, सी मैंने यहाँ पर इमेज लगाया अभी, CuO से Cu क्या हो रहा है आपका, यहाँ रिडक्शन हो रहा है,
ठीक है, ऊपर से लिखा हुआ भी। और यहाँ पर क्या होगा, H2 से O2 H2O बन गया, यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन साथ में हो गया। तो जब ये दोनों साथ में हो तो क्या कहलाता है आपका रिएक्शन, क्या कहलाएगा, रिडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। ओके, क्लियर। एंड वही रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो जाए, यहाँ पर भी देखो Fe3O4 से Fe बन रहा है, H2 बन गया, तो ये भी कहलाएगा आपका रिडॉक्स रिएक्शन ही कहलाएगा। ओके, अगर कोई डाउट हो, इंपॉर्टेंट डाउट हो, तो आप उससे कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है, बैलेंसिंग के लिए भी मैं एक PDF डाल दूंगा ग्रुप में, अच्छे से बैलेंसिंग आप करके ट्राई कर सकते हो। कोई डाउट हो तो आप उसी ग्रुप के अंदर अपने डाउट्स को डाल देना। ओके, एंड इसके अनुसार भी मैं कुछ क्वेश्चंस करूंगा। ठीक है, आई विल से कि अभी बहुत टाइम है, इसलिए अभी से आप NCERT क्वेश्चंस को बनाना जरूर स्टार्ट करें। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डालो, मैं अगले क्लास में NCERT के वो क्वेश्चंस को आपको मैं बता दूंगा। बट फर्स्ट मैं ये नहीं बोलूंगा बाकी क्वेश्चंस नहीं करने, बाकी क्वेश्चंस भी करने हैं, नो डाउट करने हैं, वो हम लोग भी करेंगे एक्स्ट्रा क्लासेस। ओके, जहाँ पर हम लोग एक बार में वीक के अंदर टॉपिक्स का एक्स्ट्रा PYQ क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे। ओके, वीक में एक दिन 5 दिन मैंने बोला क्लास होगी आपकी, एक दिन तो हम लोग रखेंगे ना कुछ चीज़ के लिए, तो वो एक दिन क्या रहेगी हमारी, जो भी PYQs रहेंगे, टॉपिक्स हमने वीक में पढ़े उसको एनालाइज करेंगे छोटी सी क्लास के अंदर, तो वो तो हम लोग करेंगे ही। बट आपका फर्स्ट काम क्या होता है, NCERT के क्वेश्चंस को बनाना। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इस शान इन सब के चक्कर में NCERT नहीं बनाते, बाद में सोचते अरे कहाँ से क्वेश्चन आ गया एग्जाम में। ठीक है, तो बट ये नहीं, ओके, क्वेश्चंस यहीं से आते हैं। प्रेसिपिटेशन कर लिया हमने, फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं, देखो, रिएक्शंस दैट इन्वॉल्व इवोल्यूशन ऑफ हीट। ठीक है, हीट का इवोल्यूशन होता है, क्या कहलाता है हमारा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, जैसे CH4 मीथेन और ऑक्सीजन को क्या कर लिए, मिला लिए, तो क्या बन गया, CO2 H2O प्लस एनर्जी बन गई। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, नेचुरल गैस ऑक्सीजन मिला के क्या हुआ, बर्न कर दिया गया। ऑक्सीजन का केस में हम लोग बर्न करते हैं तो क्या कहलाएगा हमारा, इसके अंदर क्या हो गया, आपका एनर्जी बाहर निकल रही है, क्या निकल रही है, एनर्जी। ठीक है, निकली तो मतलब क्या हो गया आपका, ये कहलाया आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एनर्जी कहाँ निकलती है, जब खाना हमारे बॉडी के अंदर जाता है, जैसे रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है, हम लोग फूड का ब्रेक डाउन करते हैं, C6H12O6 होता है, इसको भी जब O2 मिलता है तो ये क्या करता है, एनर्जी देता है। ओके, वेजिटेबल्स का डिकम्पोजिशन भी कहलाता है हमारा क्या, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। देखो यहाँ आ भी क्या, रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, फूड हम लोग लेते हैं वो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स डाइजेशन के अंदर होता है, फिर ग्लूकोज एब्जॉर्ब होता है, जिसको ब्रेक डाउन, कार्बोहाइड्रेट्स जो एब्जॉर्ब होता है उसको ग्लूकोज के अंदर ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, फिर ग्लूकोज क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है और एनर्जी आपको प्रोवाइड करता है, जिसको हम लोग रिस्पिरेशन कहते हैं। तो देखो C6H12O2 बन के यहाँ एनर्जी बन रहा है ना, तो एनर्जी भी क्या लगेगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या हो गया, जहाँ पर क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट होता है, जिसको हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शंस करते हैं, जैसे FeSO4 Fe2O3 SO2 SO3 सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर ब्रेक डाउन होना। मतलब जैसे देख रहे हो कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस किसके अंदर हो रहा है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, और एक्सोथर्मिक बेसिकली कॉम्बिनेशन वाला पार्ट था, दो कंबाइन हो गए, बड़े दो से ज़्यादा यहाँ बन गए, बट जनरली एक थोड़ा सा कॉम्बिनेशन रिएक्शन की तरफ भी आपको ज़्यादा इसका एग्जांपल देखने को मिलेगा। बट आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या हो रहा है, आप एंडोथर्मिक क्या हो रहा है, आपको डिकम्पोजिशन के अंदर दिख रहा है, बिकॉज हीट देना पड़ेगा पहले ही, और हीट दे के ब्रेक डाउन तो हमारा एंडोथर्मिक ही होता था। ठीक है, यहाँ देखो कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन को ब्रेक करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 के अंदर, क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। ओके, ये कहलाएगा हमारा एंडोथर्मिक, मतलब जहाँ पर हीट की जरूरत पड़ती है। ओके, 2 पॉइंट और है। ठीक है, क्या हो गया आपका रेंसिडिटी एंड क्या हो गया आपका कोरोजन। मतलब प्रोसेस जिसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट प्रेजेंट इन द फूड मटेरियल्स। ठीक है, धीरे धीरे ऑक्सीडेशन होता है, जिसके अंदर क्या होता है, फूड और क्या होता है आपके फैट जो होते हैं उनका ऑक्सीडेशन होता है, वो बाहर निकल जाते हैं, और जिससे क्या होता है, नीचे बैठ गए, और जो भी फूड का खाना का जो टेस्ट था वो क्या होता है, गड़बड़ हो जाता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, रेंसिडिटी कहते हैं। ओके, ठीक है, मतलब क्या हो गया इसके अंदर कि अगर किसी तरीके से फूड का यहाँ पर क्या होता है आपका ऑक्सीडेशन हो जाता है, ठीक है, ऑक्सीजन लग जाता है वहाँ पे, तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया, तो फूड का टेस्ट स्मेल खराब हो जाता है, उसको कहते हैं रेंसिडिटी। इसलिए देखते हो कि फूड जैसे कोई पैक्ड फूड आता है उसके अंदर नाइट्रोजन रहता है। ठीक है, उसी के तो पैसे देते हो, NO2 लिखो। ठीक है, क्या हो गया, आपको नाइट्रोजन गैस भरा रहता है, N2 होता है गैस, NO2 नहीं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं होता है, N2। ठीक है, जैसे कि हम लोग देखते हो लेज खाते हैं, लेज के अंदर पैसे तो मुझे लगता है नाइट्रोजन के ही लेते हैं, चिप्स तो बहुत किन के देते हैं वो। ठीक है, तो
जो आपका जो सारा पैसा लगता है वो इनटू गैस पे लोग जाता है। तो अगली बार पैकेट खोला वो उसके अंदर सारा गैस ले ओके। जैसे यार वो चिप्स पैकेट इन सब के अंदर नाइट्रोजन गैस होता है, जिससे कारण क्या होता है, फैट्स ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आते, मतलब हमें किसी तरीके से ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं रखना है। इसलिए देखते हो खाना को मम्मी लोग क्या करती है, पूरा तरीके से पैक करके रखती है टाइट, एयर टाइट के अंदर, ठीक है, ऐसा चीज के अंदर डालती है ताकि हम लोग को दिक्कत ना हो, ठीक है। फिर कुक्ड फूड मटेरियल्स को डायरेक्ट एयर कांटेक्ट में रखने के लिए नहीं बोलते, मम्मी लोग बोलती है हवा लग जाता है, क्या लगता है, हवा लग जाता है, तो वही हवा लग जाता है। क्योंकि इसका नहीं तो हम लोग कुछ कुछ क्या करते हैं, BHA, ठीक है, ब्यूटाइल हाइड्रोक्सी यानी सोल से कुछ होते हैं, इसको डाला जाता है। बेसिकली टाइप के रिएक्शंस होते हैं जिनको डालने से क्या होता है, खाना के ऊपर प्रिजर्व्स होते हैं, ये सब बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स यूज करते हैं खाना खराब ना हो जाए, ओके। इसके तो वो अपने अपने हाथ में नहीं है, बहुत महंगा होता है, मतलब बहुत महंगा नहीं होता, उसको बड़े तरीके से बनाना सस्ता होता है, बट अब हम लोग अपने रेंज में थोड़े रखेंगे उसको, खा जाएंगे पूरा, इतना खाना बनाएंगे कि ओके। रेफ्रिजरेटर के अंदर भी होता है कि फूड को लो टेम्परेचर रखते हैं ताकि वो ज़्यादा तरीके से वहाँ वो बैक्टीरिया जो होता है ऑक्सीजन के अंदर वो वहाँ पर बर्थ ना ले। क्रोजन सिंपल सी बात है, ये एयर वाटर या कोई भी केमिकल के प्रेजेंस अगर क्या हो गया एटमोसफियर के अंदर हो जाता है, एटमोसफियर के अंदर जनरली वाटर, ठीक है, और भी चीज़ें होती है बट वाटर केस में जल्दी होता है, ठीक है। तो मेटल्स क्या होता है, टूट जाता है, ईटन अवे मतलब खराब हो जाता है, कब, जब रिएक्शन होता है एयर वाटर या केमिकल्स के अंदर, ठीक है। तो कहते हैं कोरोजन। जैसे अगर आप कॉपर का घर में बर्तन यूज करते हो, ठीक है, आप कभी ना उसके अंदर पानी, हम लोग पानी पीते हैं बट अगर पानी थोड़ा सा छोड़ दो तुम उसको दिन भर के लिए, 2 दिन के लिए, तो वो ग्रीन 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 हो जाता है। ये सच्ची घटना पर आधारित है, मैंने ऐसे ही बर्बाद किया था, उसको बहुत धोना पड़ा रगड़ रगड़ के, बट यस दैट्स ट्रू, आगे। तो ग्रीन कोटिंग हो जाती है। कोरोजन हमने देखा है, नेल को हम लोग पानी धूप में रख देते हैं या पानी में डाल देते हैं, उसके बाद धूप में डाल दो तो वो धीरे धीरे, तो आपको जल्दी दिखने को मिलेगा, धूप में नहीं डालोगे तो थोड़ा टाइम लगता है पर दिख जाएगा। नेल्स के ऊपर क्या होता है, एकदम ऐसा ऐसा कोटिंग दिखने को मिल जाता है, ओके। फर्स्ट पेज में तो मैंने शायद दिखाया था, वहाँ पे इमेज डाला था मैंने, देखो देख लो आयरन का पूरी तरह से क्या हो गया, आपका रस्टिंग हो चुका है यहाँ पर, ठीक है। तो ये कहलाता है आपका रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया, इसको आप कोरोजन कर सकते हो, सेम प्रोसेस कोरोजन, ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन इज ड्यू टू कोरोजन। कैसे कर सकते हैं, उसके ऊपर पेंट कर देंगे ताकि डायरेक्ट कांटेक्ट ना, ठीक है। अगर पेंट से क्या होता है, ऑक्सीजन उसके ऊपर, पेंट क्या होगा, जो भी ऑक्सीजन हो गया या वाटर हो गया वो क्या हो जाएगा, पेंट के ऊपर आके नीचे फिसल जाएगा, डायरेक्ट कांटेक्ट होगा नहीं। इसी कारण देखते हो घर में आयरन की कुछ लगती है तो उसको पेंट किया जाता है, ठीक है, ऑयलिंग किया जाता है, पेंट किया जाता है, ऑयल का पीक लगा दिया जाता है ऑयलिंग, ताकि उसके ऊपर ऑयल्स रहे, बाकी चीजें ना रहे, ओके। कुछ कुछ अब इसके बाद क्या हमारे एक्टिविटीज है, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि आपको एक्टिविटीज से भी क्वेश्चंस आए रहते हैं, ये मैग्नीशियम रिबन तो पता नहीं कितना बार आया हुआ है, ठीक है। कि क्या होता है जब हम लोग क्या करते हैं, मैग्नीशियम रिबन को हीट करते हैं, ठीक है, या मैग्नीशियम रिबन इज बर्निंग इन अ स्पिरिट लैब। होता क्या है, देखो क्या होगा कि मैग्नीशियम बर्न होता है, ठीक है, एक लाइट के साथ, मतलब पहले थोड़ा चमकता है, ठीक है, और फिर साथ में क्या फॉर्म हो जाता है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड, मतलब आपका सिंपल सी बात है, मैग्नीशियम रिबन मतलब मैग्नीशियम है, O2 मिले क्या बन जाएगा आपका, MgO बन जाता है, राइट। देखो MgO बन गया, अब इसके मतलब क्या हो गया, आप देख लो दो चीज कंबाइन हो रही है तो क्या हो जाएगा, वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, या इसके अंदर क्या कहता है आपको इंडोथर्मिक रिएक्शंस के देखने को मिल जाता है, इसको कहते हैं प्रोसेस होता है, ओके। अब यहाँ क्या होता है, चेंज स्टेट फ्रॉम हार्ड मेटल टू पाउडर, MgO बन जाता है, वो क्या हो जाएगा इसके अंदर, बेसिकली ये तो सॉलिड बन गया, ये होता है पाउडर, पाउडर जल जाएगा तो राख ही बचेगा ना, तो उसका राख मतलब क्या हो गया, पाउडर हो गया। राख नहीं बोलना, उसको पाउडर समझना, याद करने के लिए बोल रहा हूँ कि उसको आप बोल सकते हो कि रख जल के तो राख ही बनना है, ओके। तो ऐसा होता, क्लियर, समझ में आ गया। इंडोथर्मिक रिएक्शंस क्यों बोला, क्योंकि करने के लिए हमें इसको जलाना पड़ा, मतलब हीट देनी पड़ी, राइट, ये एक्टिविटी था हमारा। सेकेंड कि जब हम लोग लीड नाइट्रेट को रिएक्ट करते हैं पोटेशियम आयोडाइड के साथ तो क्या होता है, ठीक है, क्या होता है इसके अंदर कि लीड आयोडाइड फॉर्म होता है जो कि पानी के अंदर इनसॉल्युबल होता है और येलो इन कलर होता है। जैसे हमने यहाँ देखा था PbNO3, ओके, इसको हम लोग KI पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्शन करते हैं तो PbI2 बनेगा और KNO3 बनता है, पोटेशियम नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, जो कि येलो इन कलर होता है तो येलो प्रेसिपिटेट होगा PbI2, ओके। अब देखो ये क्या होता है, इसके अंदर आप देख सकते हो कि धीरे धीरे क्या होता है, लिक्विड टू सॉलिड के अंदर चीजें चेंज हो जाती है इस रिएक्शंस के अंदर, ठीक है। एंड इसको कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, PbI को लेके चला गया और KNO3 बन गया यहाँ पे,
ओके, तो ऐसा चीजें होता है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन तो होगा ही बिकॉज यहाँ पर सॉलिड आ गया, ठीक है। यहाँ पर KNO3 का एक्वस फॉर्म से एक्वस फॉर्म ही हो गया, ठीक है। अब देखो क्या होता है, जिंक मेटल्स जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ होगा, देखो ZHCl, ठीक है। अब देख रहे हो H क्या होता है आपका, लो रिएक्टिव मेटल है, जिंक ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, तो यहाँ पर देखो वही चीजें होंगी। जिंक इसका होता है जिंक क्लोराइड इज फॉर्म्ड बिकॉज जिंक क्या कर जाएगा, हाइड्रोजन की क्लोरीन को लेकर चला जाएगा, हट जाएगा, ज्यादा पावरफुल है, दुनिया में ही हो रहा है बच्चों, बच के रहो, ठीक है। और वो क्या हो जाएगा, कॉनिकल फ्लास्क हॉट हो जाएगा, हॉट हुआ मतलब हीट बाहर रिलीज हो रहा है, हीट बाहर रिलीज हो रहा है तो कौन सा रिएक्शन हो रहा है, बताओ जल्दी, बता दिए, मन में बोल दिए, ठीक है। तो तब बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकलेगा, ठीक है, थोड़ा सा पॉप साउंड के साथ होता है, ये हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग HCl मतलब एसिड और मेटल और एसिड का रिएक्शन चैप्टर 2 के अंदर पढ़ेंगे, पॉप साउंड क्या होता है, ठीक है। हीट निकल रही है तो क्या हो जाएगा आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस हुआ, क्या है एक्चुअली यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हुआ, ओके। चलो ऑक्सीडेशन रिएक्शन एज हाइड्रोजन इज रिमूवल, हाँ इसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो हमारा मेन आंसर है, ठीक है। अब क्विक लाइम को जब हम लोग वाटर के साथ मिक्स करेंगे तो क्या होता है, ठीक है, ये हमने पढ़ा था, CaO प्लस H2O मिलता है तो क्या बनता है, CaOH का होल 2 बनता है, मतलब स्लेक्ड लाइम बनता है, और हीट रिलीज होती है, हीट रिलीज हुआ मतलब क्या हो गया आपको पता है, एक्सोथर्मल रिएक्शंस हो गया, और मिल के बना रहे हैं तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हो गया। तो यही क्वेश्चन आते हैं एक्टिविटीज आपके, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिक्स होता है तो क्या होता है, ठीक है, CaOH का होल 2 प्लस CO2 हो गया, ठीक है। अब ये रिएक्शंस आपको कितना बार आया हुआ है, एक्स कंपाउंड देके सब्सटेंस एक्स इज फॉर्म्ड ऐसे करके आया हुआ है, तो इसको हम लोग व्हाइट वॉशिंग के अंदर यूज करते हैं, ठीक है। लाइमस्टोन क्या होता है, रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एटमॉस्फेयर के अंदर, और कैल्शियम कार्बोनेट का एक थिक लेयर कन्वर्ट करता है, ठीक है। क्या रखना, ये रिएक्शंस व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज होता है, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा आ गया था, कंपाउंड एक्स इज फॉर्म्ड व्हिच इज यूज्ड इन द यूज्ड ड्यूरिंग व्हाइट वॉशिंग, ठीक है। तो इसके अंदर याद रहेगा आपका कैल्शियम कार्बोनेट वाला, कैल्शियम कार्बोनेट होगा, अगर एक कंपाउंड का नाम पूछे या अगर ओवरऑल रिएक्शन पूछे तो ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स को जब हीट करते हैं ड्राई बॉइलिंग ट्यूब के ऊपर तो क्या होता है, अब क्या होता है कि जो भी आपका ग्रीन कलर का फेरस सल्फेट हो गया, अब देखो पहला बात क्या हो रहा है, आप सीधे पहले माइंड में लोग अच्छा ओके डिकम्पोजिशन रिएक्शन से क्वेश्चंस कैसे होते हैं कि आपको ऐसा नहीं कि सिर्फ उसके बारे में लिख देना काम खत्म हो गया, नहीं आपको उसके बारे में बताना पड़ेगा रिएक्शंस कैसा हो रहा है, ठीक है। ग्रीन कलर फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स चेंज टू ब्राउनिश फेरस ऑक्साइड, ब्राउन कलर के ये क्या हो गया आपका ब्राउन हो जाएगा, ठीक है। और सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पर फॉर्म होता है, ओके, ब्राउन ब्लैक हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण थोड़ा स्मेल आएगा, वो तो नहीं होना है, सल्फर डाइऑक्साइड का हो जाएगा। और ये थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस तो हो रहा है, किस टाइप का डिकम्पोजिशन हो रहा है, थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा है, ओके। और हीट इसको लिया गया मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शंस भी यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। तो आपको रिएक्शंस देख के माइंड में आने चाहिए कि अच्छा ओके वो क्या कह रहा है, ओके। मैंने शायद 8-15 मतलब सारे रिएक्शंस मैंने इसके अंदर कवर कर दिया, तो थोड़ी क्लास लंबी होगी, कोई बात नहीं। अब देखो, अब लीड नाइट्रेट को हीट करते हैं बॉइलिंग ट्यूब के बर्नर के ऊपर तो क्या क्या होता है, ठीक है। तो लीड नाइट्रेट ब्रेक डाउन हो रहा है चीजें, ओके। अब क्या क्या होगा आपको पता है, आपको दिख रहा है पूरा पिछले वाले के रिएक्शंस की तरह ही हो रहा है, ठीक है। आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्मेल आएगा ब्राउन फ्यूल्स का, क्योंकि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड था, पिछले के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड था, उसके कारण आपको आ रहा था, ठीक है, ठीक है। फिर क्या होने वाला आपको पता है, इसके बाद कौन सा टाइप का रिएक्शन होगा, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा और एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। तो इसको बताने की जरूरत ही नहीं, अब आप पूरा समझ गए होंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक का वाटर सेम चीज होने वाला है, H2O2 हो जाएगा, वाटर हाइड्रोजन के अंदर बदल गया, ठीक है। इंटरफ्रेंस क्या होगा, हाइड्रोजन डबल हो जाएगा ऑक्सीजन से, पता है, जग जाहिर है, ठीक है। अब उसके अंदर क्या होगा, पॉप साउंड होगा यहाँ पर भी, ठीक है। अदर गैस कैंडल बर्न्स ब्राइटली इंडिकेटिंग दैट इट इज ऑक्सीजन, एक रिएक्शन होता है इसका, हम लोग चेक करते हैं कि वहां से उस गैस को निकाले दूसरे गैस को निकाले तो क्या होगा, जहाँ पॉप साउंड होगा वहाँ हाइड्रोजन, जहाँ पर कैंडल आराम से जल जाएगी ऑक्सीजन, बिकॉज कोई भी चीज को जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। और एक ऐसा रिएक्शन है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। हाउ डू वी स्टोर सिल्वर क्लोराइड इन डार्क कलर, ठीक है, वाई अभी हमने पढ़ा कुछ देर पहले कि जैसे ही अगर इसको हम लोग धूप में डालेंगे ये क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा महोदय, ठीक है, इसलिए बचाने के लिए करते हैं, देखो, ठीक है। सनलाइट के अंदर ये ऐसा होता है, AgCl2Ag इंटरफेरेंस क्या होगा, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, ठीक है।
देखो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट, क्यों होता है आपको पता है, बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, इसीलिए होता है, आप वही लिखना है यहाँ पे, समझे पिछवा। ब्लू ग्रीन हो जाएगा, कलर क्यों होता है, बिकॉज वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, कैल्शियम क्लोराइड टेकन इन 3 सेपरेट टेस्ट ट्यूब्स यूजिंग एक्वस बेरियम क्लोराइड। दिख रहा है 4 रिएक्शन है, ठीक है, सिंपल सी बात क्या होने वाला आपको तुरंत पता चल जाएगा यहाँ पर क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होने वाला है, ठीक है। क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड डू नॉट रिएक्ट विद बेरियम क्लोराइड एंड सॉल्वेंट रिमेन्स अनक्लियर। ओके, यहाँ पर NaCl हो गया, यहाँ पे रिएक्शंस बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका बेरियम सल्फेट बन जाएगा जो कि व्हाइट प्रेसिपिटेट रहेगा, ठीक है, बेरियम सल्फेट ये क्या हो जाएगा आपका व्हाइट रहेगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्लियर। कॉपर एक्वायर अ ग्रीन कोट व्हेन एक्सपोज्ड, कोरोजन के कारण होने वाला है, आपको पता है H2O CO2 + O2 COO प्लस ये बन जाएगा, ठीक है। कॉपर एंड एक्सपोजर ऑफ एयर, रिएक्ट क्या होता है गैस के पार्टिकल से करता है और कॉपर हाइड्रोक्साइड बन जाता है और कॉपर कार्बोनेट है, बस और कुछ नहीं। जब उसको हीट करते हैं तो क्या होता है आपका ब्लैक क्यूब बनता है, उसके पीछे रीजन क्या है, सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर को जब हीट करते हैं तो वो क्या करता है आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता है और कॉपर ऑक्साइड बना लेता है, कॉपर ऑक्साइड होगा तो आपको ब्लैक कलर आएगा ही आएगा, ठीक है। ऑक्सीजन के कारण क्या होता है ब्लैक कलर हो जाता है और ये क्या होता है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है, राइट। और हीट लग रहा है तो भाई एंडोथर्मिक होगा ही होगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी हो रहा है बिकॉज Cu का CO बन रहा है, ओके। तो ये था आपका पूरा क्लास जो भी हमने किया, ठीक है। आई होप आपको ये क्लास पूरा समझ में आया होगा। हमें एक्टिविटीज को एकदम ध्यान में रखना है, ठीक है। आपके बुक के अंदर एक्टिविटीज भले ही बहुत टेढ़े दिए होंगे, मैंने बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म में दिया है एक्टिविटीज को, ओके। तो प्लीज आपको देखो, अगर आप देखोगे ना तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आएंगे कि क्या होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन सब नहीं, आपको जैसे एक्टिविटीज क्वेश्चन है ना आपको वैसे आएंगे। केमिस्ट्री है ये, SST नहीं है कि रट लोगे पास हो जाओगे, ओके। समझे, आपको केमिस्ट्री के अंदर थोड़ा सोचना पड़ेगा, आपको केमिकल्स याद रखने पड़ेंगे, समझना पड़ेगा, ओके। और ऐसे मैंने सारे एक्टिविटीज हर एक चैप्टर के एक्टिविटीज को बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल में मैंने ब्रेक किया, ओके। तो अगले क्लासेस भी हम लोग रखेंगे। आपका ऑप्शन क्या है मैथ्स के अंदर, आइदर वी कैन गो विथ AP और आइदर वी कैन गो विथ अलजेब्रा, ठीक है। ये क्लास लेके कभी एक बार रियल नंबर भी खत्म कर देंगे, मैं इसलिए चाह रहा हूँ रियल नंबर और अलजेब्रा खत्म करना, बिकॉज ये दोनों मिलके आपको 26 से 28 नंबर देंगे, ठीक है। 80 मार्क्स का पेपर ही है, ये कर लोगे 1/3 ऑफ द पेपर खत्म, ओके। इसलिए थोड़ा बड़ा टॉपिक है लेकिन हेक्टिक खत्म हो जाएगा। AP स्टार्ट कर सकते हैं, एक इजी टॉपिक है, कुछ बच्चों को कंफ्यूजिंग लगता है, जल्दी से खत्म भी हो जाएगा, ओके। और साथ में वी कैन स्टार्ट फिजिक्स का रिफ्लेक्शन, याद रहे बस रिफ्लेक्शन करेंगे अभी, रिफ्रैक्शन उसके बाद करेंगे, अलग अलग करके मैं करूंगा, एक ही साथ रिफ्लेक्शन नहीं होगा, ओके। एंड थैंक यू, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपको ये पूरा वीडियो पसंद आया हो, समझ में आया हो, ओके। आप शेयर करोगे सब्सक्राइब करोगे तो इट विल बूस्ट मी, ताकि मैं और अच्छे कंटेंट्स आपके लिए बना के लेके आ सकूं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग दिखेंगे तो और ज़्यादा वीडियोस बनेंगे, और क्या ओके। चलिए सी यू द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।